वेलकम बैक। दिस इज़ मी हामिद खान एंड यूर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ब्रांचेस पढ़ेंगे। इसके अलावा एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग के एनाटॉमिकल पोजीशंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम 9 एब्डोमिनल कैविटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी जनरली इसका मतलब ये है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है और उसका मतलब है कट अप, यानी कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। सो बॉडी पार्ट्स में जैसे कि किडनी, ब्रेन, आई, ईयर, नोज, यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह के जो इंटरनल ऑर्गन हैं जो बॉडी के इनसाइड पाए जाते हैं, इनकी स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। इसकी ब्रांचेस की तरफ अगर आए तो ब्रांचेस में सबसे पहले ब्रांच का नाम है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और इसे हम ग्रूज एनाटॉमी भी कहते हैं। ग्रूज एनाटॉमी के अंदर लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जा सकता है, जैसे कि जो ऑर्गन होते हैं जो हाईली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, उसकी स्टडी जो है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रूज एनाटॉमी कहलाती है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनीज, ब्रेन। अब मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी यानी कि पार्टिकुलर रीजन में, जैसे कि अब पेट की मैं अगर बात करूं, एब्डोमिनल एक कैविटी, उसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक। अब हाइपोगैस्ट्रिक में अगर हम बात करें कि हाइपोगैस्ट्रिक के अंदर क्या क्या शामिल है, जैसे कि जिजुनम शामिल है, इसके अलावा पेनक्रियास का कुछ हिस्सा शामिल है और उसके बैक साइड पर डोर्सल पोजीशन पे जो है किडनीज़ मौजूद हैं। इस तरह एक स्पेसिफिक रीजन में ऑर्गन्स का पाया जाना और उनका मुताला करना रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। सेकंड है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब ये है कि सिस्टम बाय सिस्टम की स्टडी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह की बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उनका मुताला सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाती है। इसके बाद है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये है कि जो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, थ्रोट, एसोफेगस, इस तरह के जो इंटरनल बॉडी सरफेसेस है, उसकी स्टडी सरफेस एनाटॉमी कहलाती है। सेकंड ब्रांच है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रो कहते हैं इंतहाई स्मॉलेस्ट, जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर की स्टडी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाती है और इसके अंदर फर्दर ब्रांचेस इंक्लूड है, जैसे कि साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। अब सेल इनविजिबल होता है और इसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, इस तरह ये बॉडी के सेल के मल्टीपल रीजन्स में जो हैं सेल ऑर्गेनील पाए जाते हैं और ये जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का हिस्सा है। सेकंड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। एक जैसे सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, और इसका मुताला हिस्टोलॉजी कहलाता है। जबकि इसके बाद डेवलपमेंटल एनाटॉमी इसकी फर्दर ब्रांच है एनाटॉमी की, और डेवलपमेंटल एनाटॉमी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन के बाद जब ज़ायगोट बनता है तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, यानी कि जब न्यू फीटस बनता है और उसकी प्रोग्रेस होती है वीक टू वीक, उस तमाम चेंजेस की, एम्ब्रियोनिक चेंजेस का मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं और ये डेवलपमेंटल एनाटॉमी का ब्रांच है। इसके बाद हम फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। ये तो एनाटॉमी के ब्रांचेस थे। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी का क्या है? स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस, यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। एनाटॉमी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजी है स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस, यानी कि जैसे कि अब यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, स्टमक का फंक्शंस क्या है, इंटेस्टाइन का फंक्शंस, लीवर का फंक्शंस,
जबकि इनके स्ट्रक्चर एनाटॉमी कहलाती है और इस स्ट्रक्चर के फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट है सिस्टम फिजियोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी में बॉडी सिस्टम जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इस सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है, यूरिनरी सिस्टम इसकी फिजियोलॉजी, सेंट्रल नर्व सिस्टम इसकी फिजियोलॉजी, यानी कि फंक्शन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की बात होती है। इसके बाद क्या है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन बींग्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरियस कैरेक्टर्स की स्टडी कंपैरेटिव फिजियोलॉजी कहलाती है। मेडिकल फिजियोलॉजी। मेडिकल फिजियोलॉजी क्या है, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शंस एंड डिजीज़, ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड जो फिजियोलॉजिकल यानी कि जो फंक्शंस में एरर आता है उसके डिसफंक्शन और उससे पैदा होने वाली बीमारी को मेडिकल फिजियोलॉजी में डील करते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर लेवल ऑफ आ बॉडी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ क्या है, किस तरह लाइफ की ओरिजिन होती है। तो सबसे पहले केमिकल, यानी कि केमिकल बेस पे लाइफ की ओरिजिन होती है जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन केमिकल है बेसिकली, ये आपस में मिलके ऑर्गेनील बनाते हैं। जी, ऑर्गेनील्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज़, इस तरह के ऑर्गेनील्स, और ये ऑर्गेनील्स मिलके सेल बनाते हैं। और सेल जो ये बेसिक लिविंग यूनिट से है, इससे ज़िंदगी की इब्तिदा शुरू हो जाती है। फिर एक जैसे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और फिर टिश्यूज़ का एक ग्रुप जो है ऑर्गन बनाता है, जैसे कि मैदा, गुर्दे, दिमाग, ब्रेन, इस तरह के ये ऑर्गन्स जो हैं। अब इन ऑर्गन के फंक्शंस को क्या कहलाते हैं, यानी कि अब ऑर्गन जो है ये मुकम्मल फंक्शन कर रहा है। इसका जैसे कि हम स्टमक की अगर बात करें तो स्टमक से केमिकल सिक्रीशन होती है, और एसिड की सिक्रीशन भी होती है, एंजाइम की सिक्रीशन होती है। ये फूड की डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो ये एक सिस्टम बन गया, और इस सिस्टम का नाम ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम सिस्टम ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ द बॉडी ये आपके जेनरिक बीएसएन के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में भी शामिल है। फर्स्ट वन एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन भी कहते हैं या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन भी कहते हैं। तो एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम स्टडी ऑफ स्किन है, स्किन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे कि डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और उसके लेयर्स है, उसके फंक्शंस है, और इस सिस्टम का नाम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ओवरऑल कहलाता है। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम बोन्स और जॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के ढांचे की स्टडी है स्केलेटल सिस्टम। उसकी एनाटॉमी भी होती है बोन्स की, और फिजियोलॉजी भी होती है। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम, जैसे कि मसल्स हो गए जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल में इसने लिया होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स पर मुश्तमिल होते हैं और ग्लैंड्स पर, यानी कि स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं, और उस ग्लैंड से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है और हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हार्मोन सीक्रेट होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेशल रिस्पॉन्स होते हैं वो जनरेट हो जाता है, और इस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिल के शरियाने, वरीदे और खून पर मुश्तमिल होता है, यानी कि आर्टरीज, वेंस और ब्लड पर मुश्तमिल होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, इसे इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ये एक सिस्टम होता है जब हमारी बॉडी के अंदर 20 लीटर ब्लड फिल्टर होते हैं, उसमें से 17 लीटर प्लाज्मा जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, और 3 लीटर प्लाज्मा जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का यानी कि लिम्फ फ्लूइड बन जाता है, और फ्लूइड बनने के बाद वो हमारे टी सेल और बी सेल की फॉर्मेशन उसी लिम्फ फ्लूइड से बनते हैं, और इस सिस्टम का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा निज़ाम तनफ़ुस है, और ये ट्रेकिया, नेज़ल कैविटी, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई और अल्वीलाई के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इसके अलावा पेयर ऑफ लंग्स पर भी मुश्तमिल होता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे बॉडी का निज़ाम है, एसोफेगस, इसके अलावा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, लीवर, और इसके अलावा पेनक्रियास पर मुश्तमिल होता है।
यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर किडनी, यूरेटर और ब्लैडर पर मुश्तमिल होता है और इसका काम होता है एक्सक्रीशन में, यानी कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं यूरिन की फॉर्म में। इसके बाद क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये फीमेल और मेल के अंदर अलग होते हैं और यहाँ से स्पर्म और ओव्यूम की फॉर्मेशन होती है और उसके मिलाप से न्यू ऑर्गेनिजम्स यानी कि नए जानदार जो हैं पैदा होते हैं। इसके बाद ह्यूमोस्टेसिस की अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की इंटरनल स्टेबिलिटी को कहते हैं। जब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है, तो ये होम्योस्टेसिस की वजह से होती है। होम्यो कहते हैं घर को, होम से निकला है, और स्टेसिस कहते हैं स्टैटिक को, यानी कि इक्विलिब्रियम के एक टाइप से जो बिल्कुल रेस्ट पे होता है। तो हमारे बॉडी की इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस का काम है। और होम्योस्टेसिस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है रिसेप्टर्स और दूसरा जो है वो इफेक्टर्स हैं, यानी कि इफेक्टर्स जो हैं वो हमारे ब्रेन को सेंसरी मैसेज प्रोवाइड करते हैं। रिसेप्टर्स के बाद इंटीग्रेटर जो हैं, इंटीग्रेटर यानी कि हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन उस मैसेज को रिसीव करता है। रिसेप्टर्स यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर, वो मैसेज को कन्वे करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन जो है वो इफरेंट पाथवे के ज़रिए हमारे इफेक्टर जो हैं स्पेशली मसल्स हो गए हैं उसके ज़रिए जो है ये मैसेज के रिस्पॉन्स कन्वे करता है, और कन्वे होने के बाद ये डायरेक्टली उस स्पेसिफिक ऑर्गन के पास उस मैसेज का रिस्पॉन्स मिल जाता है और इस तरह होम्योस्टेसिस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो होम्योस्टेसिस के 2 बेसिक कंपोनेंट हैं, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो हैं ये सीरीज़ ऑफ डिसिमिलर इफ़ेक्ट है, यानी कि बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ग्लूकोज़ की मिसाल लें, अगर ग्लूकोज़ की तादाद बढ़ेगी तो उसके नतीजे में इंसुलिन की सिक्रीशन होगी, अदरवाइज़ इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा। तो ये हमारे बॉडी को बेक पोजीशन पे रिस्टोर करता है, ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करता है, और ये सीरीज़ ऑफ डिसिमिलर इफ़ेक्ट है। इसके बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट है, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई हमारे एंटीजन आता है, बैक्टीरिया और वायरस आता है, तो पायरेक्सिया यानी कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो टेम्परेचर तब तक बढ़ता है जब तक उस वायरस और बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। इस तरह जब चोट लगता है, ब्लड क्लॉटिंग तब तक शुरू होगी, तब तक फास्ट जो है प्लेटलेट जमा होते जाएंगे जब तक ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होंगे। तो इसे सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट भी कहते हैं। इसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशंस में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनाटॉमिकल पोजीशंस में कितने टाइप्स होते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। स्टैंडिंग पोजीशन जो है, जो फेस है वो बिल्कुल फ्रंट में होगा, और इसके अलावा फीट जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, और हथेली जो है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। इसके अलावा बिल्कुल हैंगिंग यानी कि स्ट्रेट जो है खड़ा होना होगा, और ये फेसिंग, इसे हम फेसिंग पोजीशन भी कहते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन भी इसे कहते हैं। इसके बाद जो है कुछ टर्म्स हैं, डायरेक्शनल टर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, इंटरमीडिएट, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल और डीप। सो सुपीरियर क्या है। सुपीरियर अदना को कहते हैं और जो ऊंची सतह पर हो, जैसे कि क्रेनियम। इन्फीरियर क्या है। इन्फीरियर बैक साइड पे होता है। इन्फीरियर जो है इन्फीरियर लोअर पोजीशन पे होता है, और ये यानी कि अदना, इन्फीरियर को अदना भी कहते हैं। अब एंटीरियर क्या है। एंटीरियर जो है ये फ्रंट पोजीशन है, पोस्टीरियर जो है ये बैक पोजीशन है, और जो मीडियल है ये मिडल लाइन ऑफ द बॉडी है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल है। लेटरल जो है ये मिडल लाइन से अवे होता है, यानी कि सेंट्रल लाइन से दूर होता है। इंटरमीडिएट जो है ये बिटवीन द मिडल लाइन होता है, और लेटरल यानी कि लेटरल और मिडल लाइन जो है उसके बिल्कुल सेंटर में होते हैं। प्रोक्सिमल जो है ये ओरिजिन के यानी कि ऑर्गन के बिल्कुल करीब होता है। डिस्टल जो है ये अवे होता है, और इसके अलावा सुपरफिशियल कहते हैं एक्सटर्नल यानी कि जो विजिबल हो, और डीपफिशियल कहते हैं इंटरनल यानी कि जो हमें इनविजिबल, जैसे कि आर्टरीज हमें नज़र नहीं आते। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं वो सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर हैं। सुपीरियर यानी कि आला, जैसे कि ब्रेन हो गया, हेड,
और हमारे आर्म्स हो गए। इन्फीरियर जो हैं, इन्फीरियर अदना को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पोजीशन जो है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंटीरियर को। तो एंटीरियर में आप देख सकते हो एंटीरियर जो है, जो कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में शो किया गया है, एंटीरियर में एब्डोमिनल कैविटी जो है वो बिल्कुल फ्रंट पर है। पोस्टीरियर को जो है डोर्सल भी कहते हैं, एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं। अब निचली सतह जो टांगों की सतह है उसे इन्फीरियर कहते हैं, और ऊपर शोल्डर और ब्रेन नेक का हिस्सा सुपीरियर है। इसके बाद जो है रीजनल टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्सियल रीजन्स हैं। एक्सियल रीजन जो ये हमारे एक्सिस पर मुश्तमिल होता है, और ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले है हेड, दूसरा है नेक, और तीसरा है ट्रंक। इसके बाद परपेंडिकुलर में जो है हमारे लिम्स शामिल होते हैं, और अपेंडेजेस जैसे कि दोनों हाथ और दोनों बाजू और पेल्विस के बून, ये हमारे बॉडी के परपेंडिकुलर, यानी कि स्केलेटन में भी ये आते हैं, एक्सियल स्केलेटन और परपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एक्सियल में हमारे रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम और स्कल आता है। परपेंडिकुलर में दोनों टांगे और दोनों बाजू जो हैं ये परपेंडिकुलर रीजन में आता है। इसके बाद बॉडी प्लेन्स की तरफ आए तो बॉडी प्लेन्स में सबसे पहले हैं सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन बिल्कुल सेंट्रल में 2 हिस्सों में डिवाइड होना, यानी कि राइट और लेफ़्ट, इसे सैजिटल प्लेन कहते हैं। सैजिटल प्लेन जो है ये सैजिटल प्लेन यानी कि बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक राइट पर और दूसरा लेफ़्ट पर, वर्टिकल पोजीशन पे। अब इसे मिड सैजिटल भी कहते हैं, मीडियन प्लेन भी कहते हैं, और इसके अलावा पैरासैजिटल प्लेन भी इसे कहते हैं। फ्रंटल प्लेन में ये है कि बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, एक फ्रंट और एक बैक, यानी कि एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। फ्रंट वाले को एंटीरियर कहते हैं, वेंट्रल भी इसे कहते हैं, और बैक वाले को पोस्टीरियर कहते हैं, और इसके अलावा इसे डोर्सल भी कहते हैं। इस प्लेन को फ्रंटल प्लेन कहते हैं। इसके बाद ट्रांसवर्स प्लेन में बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में, एक है आला और एक है अदना, यानी कि ऊपर एब्डोमेन, थोरेसिक, रिब्स और क्रेनियम, ये ऊपर वाला जो है ये सुपीरियर है, और नीचे जो टांगे हैं ये इन्फीरियर पोजीशन में इंक्लूड है, और इस प्लेन का नाम है ट्रांसवर्स प्लेन। अब यहाँ पे टर्म्स ऑफ मोशंस हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइन, प्रोन, एब्डक्शन, इसके अलावा एडक्शन, और ये जो है प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये बॉडी के मोशंस हैं। एक्सटेंशन है, कंट्रैक्शन है, यानी कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के तौर पे बॉडी के मोशंस के टर्म्स ये हैं। अब बॉडी कैविटी की अगर बात करें तो डोर्सल कैविटी क्या है? डोर्सल कैविटी के अंदर जो है क्रैनियल कैविटी शामिल है और स्पाइनल कैविटी शामिल है। ये डोर्सल कैविटी जो है डोर्सल पोजीशन, यानी कि ये बैक साइड पे पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रेन है और वो क्रैनियल कैविटी के अंदर है, और दूसरा जो है स्पाइनल कैविटी, और स्पाइनल कैविटी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। वेंट्रल कैविटी की अगर बात करें, वेंट्रल कैविटी इसे एंटीरियर कैविटी भी कहते हैं, ये फ्रंट पोजीशन पे पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी के अंदर प्लूरल यानी कि लंग्स पाए जाते हैं, मेडियस्टिनम, हार्ट, एसोफेगस और ट्रेकिया शामिल है। इसके अलावा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी यानी कि एब्डोमिनल कैविटी भी इसमें शामिल है, और पेल्विक कैविटी भी शामिल है। यहाँ पर स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिक्टम जो हैं ये इस हिस्से में एब्डोमिनल कैविटी में और पेल्विक कैविटी में मौजूद है, और इसे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी कहते हैं ओवरऑल। अब 9 एब्डोमिनल कैविटी की अगर बात करें तो बॉडी के एब्डोमिनल कैविटीज़ 9 हैं। अपर 3 जो हैं, मोस्ट अपर 3 जो हैं, उसमें से राइट साइड वाले को कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के बाद जो है सेंटर वाले रीजन को एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, और मोस्ट अपर क्वाड्रेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। इसके नीचे वाला रीजन जो है, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नीचे है, उसे राइट लंबर रीजन कहते हैं। सेंटर वाले को अम्ब्लाइकल रीजन कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट लंबर रीजन है जो लेफ्ट साइड पर पाया जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नीचे। और इसके बाद जहाँ पर अपेंडिक्स पाया जाता है उसे
राइट इंजॉइनल भी कहते हैं, या राइट इलियक फोसा भी कहते हैं, या राइट इलियक रीजन भी इसे कहते हैं। और बिल्कुल लास्ट सेंट्रल पार्ट जो है, बिल्कुल एंड का जो पार्ट है, उसे जो है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। इस तरह लेफ्ट इलियक रीजन भी पाया जाती है, यानी कि आपने एक ही के नाम याद करने हैं तो आपको ये आसानी के साथ याद हो जाएंगे। पहले आपने हाइपोकॉन्ड्रिक के नाम याद कर रहे हैं। हाइपोकॉन्ड्रिक के दो हैं, एक है राइट और एक है लेफ्ट। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर नीचे आपने लंबर को, आपने लंबर जो वर्टिब्री है उसके साथ इन्होंने लंबर को जो है जोड़ा है, यानी कि ये लंबर, इसके बैक साइड पे लंबर वर्टिब्री पाए जाते हैं। तो लंबर में राइट और लेफ्ट है, इलिक में राइट इलिक है और लेफ्ट इलिक है। जबकि मोस्ट अपर जो है वो एपिगेस्ट्रिक है, मोस्ट सेंट्रल जो है वो है अम्बलाइकल, और मोस्ट लोअर पार्ट जो है वो हाइपोगेस्ट्रिक है। इस तरह यहाँ पे आप क्लेरिफाई, यानी कि आप क्लियरली के देख सकते हो बॉडी के 9 एब्डोमिनल कैविटी को, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हवाले से बहुत सी नॉलेज को गेन की होगी।